बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो BT 406 के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्केल और इंडेक्स में तक 23 तक जो है टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs बताए थे। आज के लेक्चर में हम डेटा प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे लॉन्ग, और MCQs तो आपकी फाइल्स में से ही आएंगे। वो आपको जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से प्रिपेयर करें। जो आपके पास बनी बनाई फाइल्स है MCQs की, वो MCQs अपने वहाँ से अच्छे से रट लेने हैं, और बाकी जो कंसेप्चुअल और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बने वो आप लोगों ने इधर से ही अपने हैंड आउट से करने हैं। तो आज का टॉपिक हमारा डेटा प्रेजेंटेशन है। लास्ट टाइम हमने सारा डेटा के मुतल्लिक पढ़ा कि उसके एरर्स कैसे दूर करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, डेटा डिज़ाइन कैसे हैं। अब डेटा प्रेजेंट करने के तरीके क्या है वो मैं डिस्कस करूंगी। पहले मैंने आपको यहाँ पे साथ साथ रीडिंग करती जा रही थी। आज मैं रीडिंग नहीं करूंगी क्योंकि टॉपिक से ज़्यादा है। मैं मेन हेडिंग्स को पढ़ के उसके अंदर जो जो बात लिखी हुई है, जो जो डेफिनेशंस हैं या मेन पॉइंट्स है, वो आपको क्लियर करती जाऊंगी। आप वो पूछ सकते हैं पेपर में कि डेटा प्रेजेंटेशन के तरीके बताएं। तो मेन दो तरीके हैं, एक टेबल्स बना के और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी टेबल्स में आप डेटा लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, लाइक आप पाई चार्ट्स बना सकते हैं। पाई चार्ट जो गोल चार्ट होते हैं सर्कल में, वो इस तरह बार चार्ट जो कि हमारे लंबूतरे टाइप होते हैं, कर्व डायग्राम्स हो सकती हैं। यानी चार्ट की शक्ल में डेटा लिखना, और जो टेबल्स हैं वो टेब्यूलर शक्ल में होते हैं। टेबल की शक्ल में, रोज और कॉलम की शक्ल में हम उनको समराइज करते हैं ताकि हमारी जो एनालिसिस है, हमारी जो रिसर्च है वो फैसिलिटेट हो सके। अब टेबल्स और ग्राफ हम किस तरह इसके, अगर हमने डेटा प्रेजेंट करना है टेबल्स और ग्राफ की शक्ल में, तो हमें किस किस तकनीक की जरूरत होगी। उसके लिए हमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, जिसमें हमारे पास उन्होंने कुछ कमर्शियल पैकेजेस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो डेटा प्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं वो उन्होंने बताया हुआ है। स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेज, ठीक है, SAS, आगे SPSC, बस ये आपने सिर्फ इनके नेम याद करने, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आ जाता है कि डेटा प्रेजेंट करते वक्त टेबल के अंदर और पाई चार्ट के अंदर या कोई भी चार्ट है जिसमें आप डेटा प्रेजेंट करें, हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत होती है। यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही डेटा रिप्रेजेंट कर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल या फिर आपका वो कह लें चार्ट। तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये होता क्या है, जाहिर सी बात है, जब भी हम डेटा का एनालिसिस करते हैं उसमें हमारे पास वेरिएबल्स मौजूद होते हैं। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बताती है कि किस जगह पर कौन से डेटा की कौन सी वैल्यू और कितनी टाइम आएगी, किस खास लम्हे पे, ठीक है, किसी खास लम्हे पे कौन सी डेटा की कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट होगी या क्या आएगा। इसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आपको समझाती जा रही हूँ। आपने जब मेरी सुन के साथ साथ ये रीड करते जाना, हैंड आउट्स खोल के आपको समझ आती जाएगी। ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक इजीएस्ट वे है, ये भी आपने MCQs की याद रखना है। तो किसको बयान करने के लिए न्यूमेरिकल डेटा, यानी जो न्यूमेरिक्स में लिखा होता है 1 2 3 या इस तरह लिखा होता है, डायरेक्ट थ्योरी में नहीं लिखा होता। न्यूमेरिकल डेटा जो लिखा होता है उसको बयान करने के लिए जो आसान तरीका कार है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर हमारे पास 400 स्टूडेंट है, अगर 400 स्टूडेंट को हम डेमोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक के बायस पे हम उनका डेटा डिस्क्राइब करना चाहते हैं टेबल की शक्ल में, तो हम टेबल मुख्तलिफ किस्म के बना सकते हैं। अब वो 400 स्टूडेंट्स में आगे डेमोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, जो सेक्स और जेंडर या एज की बेस पे होती हैं। क्या है, मेल है, फीमेल है, या उनकी एज कितनी है, कितने मेल के जो है इस क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो मेल की तादाद कितनी है, यानी उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, और फीमेल की कितनी है। तो वो ये एक उन्होंने टेबल बनाया हुआ है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट बाय जेंडर। बाय जेंडर देखें तो मेल की जो थी क्लास में वो 300 हैं 400 में स्टूडेंट में से, और फीमेल जो 400 स्टूडेंट्स में टोटल है वो 100 है, ठीक है। और टोटल इनकी प्रेजेंटेशन जो है वो 100 बनेगी ना, परसेंटेज में से 75% है। 400 स्टूडेंट्स में 75% क्या है, मेल है, और 25% फीमेल है। ये एक डेमोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक को हमें बयान किया हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, ये उन्होंने एग्जांपल दी है। उसके बाद वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। कॉमन चार्ट्स आपके पास होंगे, पाई चार्ट्स, या मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये पाई चार्ट है जो गोल गोल सा बना हुआ है, ठीक है, इसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। यहाँ से मैं आपको ये जूम करके थोड़ा दिखा देती हूँ, अगर ये नजर आता है। ये जो बार्स बने हैं ये बार चार्ट हैं, ठीक है, कलर्ड वाले। इस तरह करके ये चार्ट्स होते हैं जो जिनके शक्ल में हम डेटा परसेंटेज में या कलर्ड की कलर करके मुख्तलिफ डेटा को मुख्तलिफ कलर करके हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आ जाए इंटरप्रिटेशन, यानी ग्राफिकल और टेबल की शक्ल में जब डेटा प्रेजेंट करते हैं उसके दरमियान हम इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। अब इंटरप्रिटेशन क्या होती है, कोई एक डेटा है, डेटा लिखा हुआ है न्यूमेरिक की शक्ल में, या हो सकता है डेटा टेबल में लिखा हुआ है। अब टेबल को देख के जो डेटा की हमें समझ आती है उसको अपनी वर्डिंग में लिख लेना कहलाता है इंटरप्रिटेशन,
ठीक है, यानी तस्दीक करना, किसी चीज़ के देख कर उसको ट्रांसलेट कर लेना, उसको किसी खास मीनिंगफुल चीज़ में बयान कर देना। ठीक है, प्रेजेंट डेटा टू बी ट्रांसलेटेड इनटू सम मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब हम क्या करना है, मुख्तलिफ ड्राइंग से डेटा को खुद इंटरप्रेट कर लेना, जान लेना, लिख लेना है। और इसके दौरान हमारी इंटरप्रिटेशन में कौन हेल्प करता है, स्टैटिस्टिक्स फार्मूलाज, यानी हमें मैथ जो है नंबरिंग्स, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकली जो छोटे छोटे फार्मूलाज हैं वो हम यूज़ करके इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। उनका फार्मूला का की बेस पे हम उनका रिजल्ट निकाल के उसको अपने पास इंटरप्रेट करके उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब आगे उन्होंने बताया हुआ कि डेटा प्रेजेंट करते हुए जब हम डेटा टेबल्स की शक्ल में प्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास टेबल्स के एग्जाम है, यूनिवेरिएट टेबल्स, बाईवेरिएट टेबल्स, ठीक है, ट्राईवेरिएट टेबल्स और ये इस तरह। यूनिवेरिएट टेबल्स वो होते हैं जिसमें एक टाइम पे हम एक ही वेरिएबल्स को, डेटा के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, जो डेटा, अब डेटा के अंदर मैंने बताई थी आपको कि वेरिएबल्स वो होते हैं जो साथ साथ वक्त के लिहाज से डेटा में तब्दीली आती रहती है, वो कुछ वेरिएबल्स होते हैं। अगर एक टेबल एक के टाइम पे एक ही वेरिएबल को शो कर रहा है तो वो यूनिवेरिएट टेबल होगा। लाइक अगर एक टेबल है वो एक टाइम पे एज को शो कर रहा है, अब एज सारी उम्र इंसान की एक तो नहीं रहती, हर दिन गुजरने के साथ इंसान की एज बढ़ती रहती है, तो एज एक वेरिएबल है। अब सिर्फ एज का डेटा हमने शो करना हो किसी खास पॉपुलेशन में, खास लोगों की, या एक ग्रुप ऑफ लोगों, पॉपुलेशन या लोगों का एक ग्रुप है उसकी एज रिप्रेजेंट करनी हो तो हम मोनोवेरिएट, ठीक है, टेबल बना सकते हैं जिसमें हम एक टाइम पे एक वेरिएबल डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा एनालिसिस करेंगे, उसमें कोई हाई लेवल की डेटा एनालिसिस नहीं होगी और उसमें जो है हम उसका कंपैरिजन भी किसी से नहीं करते, उसमें सिर्फ हम सिंपलेस्ट फॉर्म जो है एनालिसिस करते हैं डेटा की, तो उसे हम मोनोवेरिएट टेबल कहते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज बाईवेरिएट टेबल, डिफाइन मोनोवेरिएट या ट्राईवेरिएट, इन तीनों में आ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि मोनोवेरिएट क्या होगा, जिसमें एक टाइम पे एक ही वेरिएबल डिस्कस किया जाए, स्टडी किया जाए, ठीक है, उसका साथ किसी और किसी भी दूसरी क्वांटिटी या मिकदार से कंपेरिजन ना हो और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनालिसिस हो डेटा की। उसके बाद आ जाता है बाईवेरिएट टेबल्स। बाईवेरिएट टेबल्स वो टेबल्स होते हैं जिसपे एक टाइम पे हमने, ये मोस्टली यूज्ड टेबल हैं जिसमें हम एक टाइम पे दो वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने आगे मैं इसका आपको टेबल बना हुआ दिखाती हूँ। ये टेबल क्या होता है, क्रॉस टेबुलेशन के लिए यूज होता है। क्रॉस टेबुलेशन क्या होता है, लाइक दिस, ठीक है, ये हमारे पास बाईवेरिएट टेबल है। एक तरफ हमारे पास लिखा हुआ है लेवल ऑफ एटीट्यूड और ये हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, और जो है लेफ्ट टू राइट जा रही है एज, ठीक है, इसमें भी बाईवेरिएट टेबल है। अब लेवल ऑफ एटीट्यूड भी चेंज होता रहता है बंदे का और एज भी चेंज होती रहती है। दो वेरिएबल एक टाइम पे हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसको हमने दो फॉर्म्स में जो है ना कॉलम और रो में रिप्रेजेंट किया है। तो बाईवेरिएट में कॉलम और रो बने होते हैं, ठीक है, तो एक ऊपर की तरफ हमारी लेफ्ट टू राइट लाइन जा रही है, एक ऊपर से नीचे कॉलम बना हुआ है। तो ये क्या हमारे पास आ गया, बाईवेरिएट टेबल, ठीक है, जिसमें एक टाइम पे दो, कौन सी, एक एज और एक लेवल ऑफ एटीट्यूड, ये दो हमारे पास जो हैं वेरिएबल्स डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है, उसे हम बाईवेरिएट टेबल बोलते हैं। यूनिवेरिएट टेबल्स के लिए मैंने आपको बताया है एक टाइम पे एक चीज डिस्कस की जाती है, या तो एटीट्यूड डिस्कस होगा, एज साथ डिस्कस नहीं होगी, और एक टाइम पे उसकी फ्रिक्वेंसी डिस्कस की जाएगी ओवरऑल पॉपुलेशन में, या फिर उसकी एज डिस्कस की जाएगी। ये यूनिवेरिएट टेबल होते हैं। होप सो आप जब ये चीजें मेरी सुन रहे हैं, ऊपर जब ये आप चीजें जो पैराग्राफ में लिखी हुई ये रीड करेंगे तो आपको खुद आ जाएगी समझ। मेरा मकसद ये है कि आप लोग वहां पेपर में जाके अपनी वर्डिंग में आंसर देने के काबिल बने, ठीक है, तो इसमें यही चीजें हैं। आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि बाईवेरिएट परसेंटेज डेटा कैसे निकालते हैं, तो ये बिल्कुल आसान है। एक तरफ हम एज लिखते हैं, दूसरी तरफ हम टोटल पॉपुलेशन लिखते हैं, ठीक है, उस टोटल पॉपुलेशन में जो है 20 साल के जितने लोग हैं वो नीचे एक तरफ लिख देंगे और जो बाकी 20 से ऊपर है उनको एक तरफ लिख देंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास एक बन जाएगा एज के लिहाज से मोनोवेरिएट, या साथ में बाईवेरिएट की भी अगर बात करें। अब वो मैं आपको यहाँ पे टेबल दिखा के समझा सकती हूँ। लाइक अब लोग कहते हैं, वो उन्होंने क्या कहा हुआ कि जो लोग अंडर 40 हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी और परसेंटेज है, ठीक है, उनका जो एटीट्यूड है वो कितना है, ठीक है, 600 है, ठीक है, यानी टोटल पॉपुलेशन ऑफ जो लोगों की है फीमेल्स की, ठीक है, वो 1100 है, ठीक है। अब 1100 में से 600 फीमेल ऐसी हैं जिनकी एज अंडर 40 है, ठीक है। अब जहाँ पर हम देखेंगे कि जो 600 फीमेल्स हैं जिनकी एज अंडर 40 है, उनका जो एटीट्यूड है वो हाईली फेवरेबल है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी उनकी ठीक है, और वो 37% उनका हाईली फेवरेबल एटीट्यूड में आता है। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि 40 से जो 60 के दरमियान है उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 300 है, यानी 1100 में से 300 औरतें वो हैं
जिनकी हाई एज जो है 40 से 60 के दौरान है और वो हाईली फेवरेबल है। तो आपने कैसे बाई वेरिएट टेबल बनाना है, एक तरफ एक वेरिएबल लिख देना है, दूसरी तरफ दूसरा वेरिएबल लिख देना है, यानी ऊपर एज लिख लें और इस तरफ ऊपर से नीचे कॉलम में एटीट्यूड लिख दें और इनका आपस में डायगोनली मुवाजना कर लें। ठीक है, सामने जो है अमाउंट्स लिखें, इनकी टोटल जो है पॉपुलेशन लिखें और उनमें से कितनी परसेंटेज और कितनी इनकी फ्रिक्वेंसी बन रही है वो इनके सामने लिख के बयान करते जाओ, एंड पे टोटल कर ले। इसको ही बाई वेरिएट टेबल बोलते हैं। अब ये आगे आ जाता है हमारा टॉपिक नंबर 25। इसमें हमने टेबल के पार्ट्स पढ़ने हैं। पार्ट्स ये है कि टेबल जैसे आप सिंपल MS वर्ड में बनाते हैं। ठीक है, एक टेबल बनाया, हर टेबल को एक अलग अलग नंबर देना है। जैसे ये ऊपर जो टेबल बने हुए हैं इसी को मैं बता देती हूँ। ये टेबल नंबर लिखा हुआ है 4। ठीक है, पार्ट्स क्या है टेबल के, सबसे पहले टेबल का नाम, उसके बाद टेबल का पॉइंट नंबर कि वो कितने टाइम ये नंबर पे टेबल आ रहा है। ये टेबल नंबर 4 है। उसके बाद टेबल का नाम के बाद वो बता रहे हैं कि ये टेबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद उसकी ड्राइंग, वो ड्रा किस तरह हुआ है। तो ये टेबल के पार्ट्स हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि वीच टेबल ए टाइटल लेबल को कॉलम और रो से रिप्रेजेंट करें। उसके बाद वेरिएबल्स को लिखें और हर वेरिएबल को कैटेगरी अलग अलग लिखें। अब उन्होंने यही बताया है ना कि अलग कैटेगरी वेरिएबल्स की अलग अलग लिखनी है। अब ए जो ऊपर लिखी हुई है लेफ्ट टू राइट और ये वाला वेरिएबल लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है, इस कैटेगरी में आ रहा है। और जो टॉप डाउन कॉलम में आ रहा है वो एटीट्यूड आ रहा है वेरिएबल। ठीक है, तो इनको हमने अलग अलग कैटेगरी में दी हुई है, अलग अलग वेरिएबल्स लिखे हुए। तो इनके टोटल कॉलम्स गिन लें, टोटल रो गिन लें, टेबल की कितनी होती है, साथ ही ये चीजें हैं। तो इनको हम मार्जिनल भी बोलते हैं, जो कॉलम और रो में रिप्रेजेंट करना। इसके अलावा हर नंबर को एक खास प्लेस पर रखना है। तो पार्ट्स ऑफ द टेबल ये भी होता है। इसके अलावा टेबल के अंदर जो चीजें हम बयान कर रहे हैं ना वो भी बतानी है। लाइक टेबल के अंदर कौन सा नंबर किस जगह पे मौजूद है, कौन सा वेरिएबल लेफ्ट टू राइट है, कौन सा है, एज है, टॉप डाउन क्या है, वो क्या है, हमारा एटीट्यूड है। अब एटीट्यूड को हम लेफ्ट टू राइट भी रख सकते थे, अपनी मर्जी से हम ऊपर नीचे वेरिएबल्स को रख सकते हैं। इसके अलावा टेबल के अंदर जहाँ मिसिंग चीजें इंफॉर्मेशन है उसको भी किसी खास कलर से रिप्रेजेंट करना। इसके अलावा टेबल के अंदर टेबल का जो बाकी पार्ट है वो है परसेंटेज निकालना। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रॉ अकाउंट होती है उसको हम टेबल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं उसकी परसेंटेज में। यानी ये हमने टोटल देखा था कि फीमेल जो हैं टोटल हमारे पास 1100 हैं, जिसमें से 600 जो हैं उनकी उम्र 40 साल के अंडर है। तो 1100 में से जो 600 औरतें बनती हैं ना वो 1100 का 37% हिस्सा है। यानी 1100 में से अगर हम 600 औरतें निकालें तो 37% 1100 का निकल जाएगा। ठीक है, 600 औरतें उसका 37% हिस्सा बना रही है। तो ये परसेंटेज आम जैसे हम लोग नंबर्स की निकालते हैं वैसे ही आप लोगों को ये लिख देना कैसे परसेंटेज निकालेंगे, ये भी इसका है। राइट वे टू परसेंटेज किस तरह निकालने की है वो यही कहते हैं कि परसेंटेज बाय कॉलम भी कर सकते हैं, बाय रो भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है जहाँ पे आप लिखना चाहें। लाइक अगर परसेंटेज यहाँ पे लिखी हुई है एंड पे, आप इसको स्टार्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फीमेल्स की नंबरिंग आप यहाँ पे भी लिख सकते थे। ये इसकी तरतीब आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आपको डेटा की समझ आनी चाहिए। टेबल्स आगे वो कहते हैं परसेंटेज रीड करनी आपको आनी चाहिए। उसके बाद जब आप टेबल बना लेते हैं, टेबल के अंदर जो लिखी हुई चीजें हैं उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, इंटरप्रेट करके उसका रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करना है। तो वो बहुत सिंपल है। अगर कोई चीज एक इस तरफ लिखी हुई है ऊपर से नीचे टॉप टू डाउन, एक लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ लिखी हुई है, तो अगर वो चीज इधर से ऊपर जाके बढ़ती जा रही है, वो नीचे से ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसका मतलब पता है क्या है, ये नेगेटिव लिनियरशिप है। ठीक है, रिलेशनशिप है, यानी ये चीज क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर कोई चीज है नीचे से ऊपर बढ़ रही है, यानी x से हम लोग ऊपर जाएं, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 थी, फिर ऊपर गए 10, फिर ऊपर गए 20, फिर ऊपर गए 30, y तक पहुंचते हुए हमारी वैल्यू 50 हो गई है। ठीक है, इसी तरह x से y की तरफ जाते हुए अगर वैल्यू बढ़ रही है, इस तरह x को इस तरफ अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो इसकी भी वैल्यू बढ़ रही है। अगर दोनों रो में वैल्यूज बढ़ रही हैं तो ये नीचे से ऊपर की तरफ ये वाली रो जाएगी डायगोनली। तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशनशिप क्या है, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़े तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। लेकिन अगर y की इधर देखें, x की वैल्यू इस जानब बढ़ रही है और ऊपर से नीचे y की वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो है एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है, तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये हमें कैसे पता चलेगा एक चीज के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, यहाँ पे वैल्यूज लिखी होंगी। इस तरफ x के इस तरफ आप राइट तरफ अगर मुड़ेंगे तो आप देखे होंगे नीचे वैल्यूज लिखी होंगी 20, 30, 40, 50, यानी बढ़ रही होंगी 0 से आगे। तो अगर y से ऊपर की से नीचे x की तरफ आए तो आप देखेंगे वहां से वैल्यूज कम हो रही होंगी। ठीक है, मनफी में होंगी। ठीक है,
ऊपर ज्यादा होगी, नीचे आते थे मनफी में हो जाएंगी, 0 से भी कम हो जाएगी वैल्यू। तो इसका मतलब ये होगा एक्स अगर अपनी राइट तरफ जा रहा है तो वैल्यूज बढ़ रही हैं, वाई ऊपर से नीचे आ रहा है तो वैल्यू कम हो रही है। तो यानी एक्स के बढ़ने से वाई की वैल्यू कम हो रही है, यानी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है। तो एरो ये वाला जो बनेगा ये ऊपर से नीचे बनेगा, इसका एरो का मुंह नीचे होगा, तो ये शो करेगा कि एक चीज कम हो रही है, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है, तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। लेकिन इधर वाला एरो जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका एरो शो कर रहा है कि ये चीज जो है एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है। तो ये रिलेशनशिप आप लोगों ने खुद देख के फाइंड आउट करना है। तो लीनियर रिलेशनशिप भी वही होता है जो ये लिखा हुआ है ऊपर। लीनियर रिलेशनशिप वो होता है जिसमें एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़े। यहाँ पर ये टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप क्या होता है। लार्जर परसेंटेज इन द डायगोनल सेल, डायगोनल सेल्स का मतलब यही होता है, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये जो होता है ये ऊपर से नीचे लाइन आ रही हो कोने में या नीचे से ऊपर जा रही हो तो ये डायगोनल होगा। लेकिन अगर बिल्कुल कोई सीधी लाइन ग्राफ के अंदर ड्रा हुई हुई ऐसे ऊपर से नीचे या लेफ्ट टू राइट सीधी लाइन शो हो रही है तो ये लीनियर होगा। ठीक है, इसका मतलब लीनियर का मतलब होगा इसमें कोई खास रिलेशनशिप शो नहीं हो रहा। तो वो यही कहते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है कि ये बस सीधा सीधा होता है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। तो लार्जर परसेंटेज इन द डायगोनल, अब वो ये कहते हैं कि डायगोनल का मतलब यही है कि ये वाला जो ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसमें जो सबसे बड़े रिलेशनशिप की परसेंटेज सबसे ज्यादा किसकी है। अब यहाँ पर अगर आप देखें ये जो परसेंटेज वाला हमने बाई वेरिएट टेबल था, इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है, 37%। यानी जो 1100 में 600 फीमेल्स हैं उनकी परसेंटेज सबसे ज्यादा क्या है। तो ये लार्जर फीमेल आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी आपको टेबल पढ़ना आना चाहिए। अगर आपके सामने ये टेबल रख दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए ये लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, एक चीज के बढ़ने से अगर दूसरी बढ़ रही है तो ये डायगोनली रिप्रेजेंट होगा। इसमें सबसे लोअर परसेंटेज वैल्यू क्या है, 28 है, और हाईएस्ट परसेंटेज वैल्यू क्या है, 37 है। हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल्स क्या है, 600 है। लोएस्ट नंबर ऑफ फीमेल्स क्या है, 100 है। ये आपको पढ़ना आना चाहिए और इंटरप्रेट करना आना चाहिए। तो ये टेबल के पार्ट्स ही थे जो बिल्कुल आसान है, जो आपको समझा जो है आप समझ आ गई होगी। कर्विल लीनियर, कर्विल लीनियर ये होता है कि एक पैराग्राफ आपके पास डेटा ऐसे है कि जो शुरू में बिल्कुल लीनियर था, सीधा था, ठीक है, लेकिन वो कुछ पॉइंट्स पे आके चेंज हो जाता है, वो ऊपर से नीचे डायगोनली शो होता है। तो इस रिलेशनशिप का यही मतलब होता है। ये क्या हमें बताता है, सिंपलेस्ट वे टू सी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इज टू सर्कल द लार्जेस्ट परसेंटेज इन एप्लीकेशन रो आर कॉलम एंड सी इफ द लीनियर अपीयर्स। किसी भी पैराग्राफ है सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हमें किससे पता चलेगा, सर्कल के अंदर। ठीक है, लेकिन इसको आपने ये सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है। यानी आपको कोई ग्राफ दिया जाए इस पेपर में तो आप उस ग्राफ को बयान कर सकें, इस ग्राफ का मतलब क्या है। अगर ये ग्राफ दिया जाता है तो आप इसको बोलेंगे कर्वी लीनियर। यानी पहले क्या थी, कोई ग्राफ के अंदर कुछ चीजें ऊपर से नीचे कम हो रही थी और लेफ्ट टू राइट बढ़ रही थी, तो ये कर्व क्या हुआ, ऊपर से नीचे ड्रा होना शुरू हो गया, नेगेटिव डायगोनल रिलेशनशिप था। फिर यहाँ तक वो पहुंचा तो चीजें जो होगी कांस्टेंट होगी, जहां तक वो कांस्टेंट रही है वहां तक वो सीधी लाइन है। उसके बाद फिर जो है गया नीचे से ऊपर बढ़नी शुरू हो गई है। तो बस यही आपने बताना है कि पहली लाइन जो कर्वी लाइन में शो हो रही है ये नेगेटिव डायगोनल को शो कर रही है, फिर लीनियर को शो कर रही है, उसके बाद पॉजिटिव डायगोनल को शो कर रही है। आपने सिर्फ यही पेपर में बताना है। उसके बाद ये वाली चीजें आपको कोई ये पता होना चाहिए कि ये जो रिलेशनशिप आप बता रही है जेन्युइन है, ठीक है या नहीं ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंटल के लिए जरूरी है या नहीं जरूरी है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है तो या किसके लिए। और इसके बाद वो कहते हैं कंट्रोल फॉर थर्ड फैक्टर। अभी तक हमने जो ऊपर टेबल पढ़े हैं वो मोनोवेरिएट टेबल थे, बाईवेरिएट थे। अब थर्ड फैक्टर का मतलब ये है कि एक टेबल ऐसा जिसमें 3 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, तो हमें थर्ड फैक्टर को कहाँ रिप्रेजेंट करना है, उसे कैसे कंट्रोल करना है। तो जो 2 वेरिएबल टेबल होता है वो हमें रिलेशनशिप बताता है एज ऑफ पीपल की टुवर्ड्स मूवमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट के एटीट्यूड की। तो अगर एक्स और वाई को इंट्रोड्यूस करना हो, जेंडर को इंट्रोड्यूस करना हो, वुमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करना हो, अगर पेपर में आ जाता है तो आप बताएंगे कि इन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बाईवेरिएट टेबल यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल फॉर जेंडर के लिए भी हम
बाइवेरिएट टेबल यूज करते हैं। स्टैटिस्टिकल कंट्रोल के लिए भी हम बाइवेरिएट टेबल यूज करते हैं। स्टैटिस्टिकल कंट्रोल यही है कि अगर एक्स में वैल्यू बढ़ रही है तो वाई में वैल्यू कम या बढ़ रही होगी, वो डिपेंड करता है कि वो डायगोनल पॉजिटिव है या नेगेटिव। वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या आगे नीचे बता रहे हैं कि बाइवेरिएट टेबल क्यों यूज होता है। तो ये इसके लिए होता है, एज के लिए, जेंडर के लिए, स्टैटिस्टिक कंट्रोल के लिए और एटीट्यूड मालूम करने के लिए। बस आपने ये एग्जाम्पल याद कर लेनी है। उसके बाद आ जाता है ट्राइवेरिएट टेबल। क्या होता है ट्राइवेरिएट टेबल? थर्ड फैक्टर के लिए यूज होता है। अगर हमारे पास पहले बाइवेरिएट में सिर्फ एक्स और वाई दो वेरिएबल थे ना, ट्राइवेरिएट में 3 वेरिएबल्स होंगे या 3 से ज्यादा होंगे, इसे मल्टीवेरिएट भी बोलते हैं। एक्स वाई जेड होगा, ठीक है, या फिर कुछ और भी साथ हो सकता है। तो नंबर ऑफ इसमें क्या होता है, इट हैज ए बाइवेरिएट टेबल ऑफ एक्स वाई फॉर ईच कैटेगरी ऑफ कंट्रोल वेरिएबल। इनके साथ हर कैटेगरी का एक कंट्रोल वेरिएबल होगा जो इस कैटेगरी को कंट्रोल कर रहा होगा। इसकी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन ये है कि ट्राइवेरिएट टेबल को इंटरप्रेट करना मुश्किल होता है, यानी इसको समझना मुश्किल होता है। इसमें हम गलती करने के चांसेस हमारे ज्यादा होते हैं। तो बेस्ट बाइवेरिएट ही टेबल है, ठीक है। इसमें हम ज्यादा नंबर ऑफ केसेस नहीं कर सकते। लिमिटिंग हमारे पास सेल्स होते हैं, कॉलम और रोज होते हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा देंगे तो ज्यादा मसला बनेगा। तो उसके बाद वो कहते हैं पार्शियल टेबल उन्होंने मेल्स के लिए बना दिया है, पार्शियल फीमेल्स के लिए बना दिया, और टोटल परसेंटेज इनकी यहाँ पे निकाल दी, सेम वही बनाया हुआ इन्होंने। उसके बाद कहते हैं एप्लीकेशन पैटर्न है, यानी एक ही चीज टेबल के अंदर बार बार रिपीट हो रही है तो उसको आप किस तरह रेप्लिकेट करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, या उनको एक दफा ही लिख लेंगे। आगे ये वाली चीजें आपको बयान करने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है मल्टीपल और सप्रेसर वेरिएबल वगैरह वगैरह। सप्रेसर वेरिएबल वही होता है कि अगर एक वेरिएबल एक्स है और दूसरा वेरिएबल वाई है तो किसी एक वेरिएबल के एक्सप्रेशन ज्यादा होने से दूसरा वेरिएबल जो होगा उसका एक्सप्रेशन जो होगा वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। एक्स का अगर एक्सप्रेशन ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है, तो वो वाई के इफेक्ट को कम कर देगा। तो अगर आपने यहाँ पे ये याद रखना है मोनोवेरिएट टेबल क्या है, बाइवेरिएट क्या है और ट्राइवेरिएट क्या है। और इनके अंदर मोनो के अंदर हम एक टाइम पे एक वेरिएबल जो है यूज करते हैं, बाइवेरिएट टेबल जो है एक टाइम पे 2 वेरिएबल्स को डिस्कस करता है, और उसमें हम कौन कौन सी चीजें, एज, ठीक है, जेंडर और इसके अलावा एटीट्यूड ये मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हम बाइवेरिएट टेबल यूज करते हैं। ट्राइवेरिएट टेबल में सिंपल आपने ये बताना है कि एज स्प्रेप्स वेरिएबल होता है, कंप्लेक्स एनालिसिस के लिए, डेटा के एनालिसिस के लिए यूज होता है, और इसके अलावा जो है इसके अंदर एक टाइम पे 3 या 3 से ज्यादा जो है वो हम लोग वेरिएबल्स डिस्कस कर सकते हैं। और इसमें भी ये कम्प्लेक्स ज्यादा होता है, इसमें गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं, और इसमें भी सप्रेस वेरिएबल पैटर्न भी यूज होता है। बस और कुछ भी यहाँ से आप लोगों ने नहीं करना, जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो मैंने ये बताया आप अपनी वर्डिंग में वहां पे लिख सकते हैं। होप्स हो कि आपके ये जो लेक्चर्स हैं दोनों जो भी डिस्कस किए हैं, इसमें से आपके फाइनल टर्म के लिए सारी जो चीजें हैं वो डिस्कस हो गई होंगी और आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।